गुड मॉर्निंग बच्चों, पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चुनावी राजनीति के अंतर्गत उम्मीदवारों का नामांकन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उम्मीदवार किसे कहते हैं, उम्मीदवार की योग्यता का आधार क्या है, उम्मीदवार की अयोग्यता का आधार क्या है और उम्मीदवारों का नामांकन किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उम्मीदवार किसे कहते हैं। तो वह व्यक्ति जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मुकाबले में शामिल हो, पद प्राप्त करना चाहता हो, उसे हम उम्मीदवार कहते हैं। अब दूसरी चीज हम देखते हैं उम्मीदवार की योग्यता का आधार क्या है। तो उम्मीदवार की योग्यता का आधार है वो आयु सीमा को माना गया है। जैसे मतदाता की योग्यता होती है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है, जिसे हम सार्वभौम देश का मताधिकार कहते हैं कि जाति धर्म लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उसे हम सार्वभौम देश का मताधिकार कहते हैं। तो जिस तरह से मतदाता की आयु निर्धारित की है, वैसे ही उम्मीदवार के लिए भी आयु सीमा निर्धारित की गई है। जैसे लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु है वो न्यूनतम 25 वर्ष होनी है। न्यूनतम आयु का उल्लेख किया गया है कि 25 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति है वो लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बन सकता है। इसी तरह से राज्यसभा व विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा निर्धारित की है 30 वर्ष। विधान परिषद अब योग्यता का आधार आयु सीमा को माना गया है कि उम्मीदवार न्यूनतम लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, राज्यसभा विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब हम देखते हैं उम्मीदवार की योग्यता का आधार क्या है। तो उम्मीदवार कौन जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, उनकी अयोग्यता का आधार क्या है। तो अयोग्यता का आधार माना गया है कि यदि उम्मीदवार पागल हो, दिवालिया हो या किसी गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो, वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। तीसरी चीज हमने देखी उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवारों का नामांकन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में अनेक राजनीतिक दल होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना एक चुनाव चिन्ह होता है और ये चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के द्वारा आवंटित किया जाता है। अब हम देखते हैं नामांकन प्रक्रिया किस तरह से है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल है वो अपना चुनाव चिन्ह है और अपना समर्थन है वो किसी भी उम्मीदवार को देते हैं, यानी कि उम्मीदवार को मनोनीत करते हैं कि इस उम्मीदवार को हम अपना समर्थन देंगे, अपनी पार्टी में इसे शामिल करेंगे, अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह देंगे। तो उस व्यक्ति को राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं और उनको पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। अब ये जरूरी नहीं है कि राजनीतिक दल जिस उम्मीदवार को अपना समर्थन या चुनाव चिन्ह प्रदान करे वही चुनाव लड़े। कि राजनीतिक दल जिस व्यक्ति को अपना समर्थन नहीं देता है वह भी यदि निर्धारित आयु सीमा प्राप्त कर चुका है, उम्मीदवार की जो शर्तें दी गई है वो पूरी कर चुका है तो चुनाव लड़ सकता है। उसे हम कहेंगे निर्दलीय उम्मीदवार, यानी किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा उनको समर्थन नहीं मिला हुआ है, इसलिए उनको निर्दलीय उम्मीदवार कहेंगे। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है और ये चुनाव चिन्ह उनको निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब क्या होता है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक जो भी उम्मीदवार है उन सब उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरना पड़ता है और नामांकन पत्र के साथ ही जमानत के रूप में कुछ राशि है वो जमा करानी पड़ती है, जिसे जमानत राशि कहा जाता है। इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि कोई गैर इरादतन व्यक्ति है वो राजनीति में प्रवेश न कर सके। इसलिए जो उम्मीदवार विजयी हो जाता है उसकी जमानत राशि है वो उनको वापस लौटा दी जाती है और यदि निश्चित संख्या में मत प्राप्त नहीं करता है उम्मीदवार तो उसकी जमानत राशि
जब्त कर ली जाती है, जिसे जमानत जब्त करना कहा जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक निर्देश जारी किया है जिसमें कि उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र भरना पड़ेगा। इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र भी भरना पड़ता है, जिसमें उम्मीदवार अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए उनकी वैधानिक घोषणा करता है। उम्मीदवार 3 तरह के ब्यौरे हैं वो अपने बारे में सार्वजनिक करता है। उनमें पहला है कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी है वो सार्वजनिक करता है। दूसरा, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति व देनदारियों का ब्यौरा है वो भी उम्मीदवार के द्वारा घोषणा पत्र में प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता का उल्लेख भी उम्मीदवार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में किया जाता है। इन सब घोषणाओं के हो जाने पर मतदाता है वो अपना सही मतदान करने का फैसला है वो आसानी से कर सकता है। इसलिए उम्मीदवार के द्वारा अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा की जाती है ताकि मतदाता उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और अपना मतदान करने का फैसला है वो सही तरीके से कर पाए। उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यताओं को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि भारत में हर एक नौकरी में किसी न किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता होती है, तो सांसदीय विधायक के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। अब इसके पक्ष में भी कई तर्क दिए गए हैं, जैसे कि एक खिलाड़ी है उसके लिए शैक्षिक योग्यता कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए ये जरूरी है कि वह कितना अच्छा खिलाड़ी है, कितने अच्छे तरीके से वो खेल सकता है। उसी तरह से एक उम्मीदवार के लिए ये जरूरी होता है कि वह अपनी जनता की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सके, उनकी चिंताओं को समझ सके और इनके हितों में कार्य कर सके। शैक्षिक योग्यता उम्मीदवार के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है। दूसरा कि संविधान में ये भी उल्लेख किया गया है कि इस तरह की चीज़ें हैं वो जनता पर ही छोड़ दी जाए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने हित के प्रतिनिधि का चुनाव है वो स्वयं कर सकता है। तो ये हमने पढ़ा उम्मीदवार किसे कहते हैं, उम्मीदवार की योग्यता व अयोग्यता का आधार और उम्मीदवारों का नामांकन। जी।